हाँ, तो मैम मैं पूछ रही थी आपसे, जैसे कि ये है CWSN एक चल रहा है, जी, तो इसके बारे में मुझे आप एक बार थोड़ा बताएंगी। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं आपको जो विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं हैं उनके बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो मैं देना चाहूंगी। जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि सीडब्ल्यूएसएन बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं और उसका जो एक्ट है वो कब आया। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो था हमारा 1995, वो तब आया। उसमें हमने 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज रखी हुई थी। उसके बाद में कुछ संशोधन करके हमने RPDW एक्ट लाया, वो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। उसके अंतर्गत क्या होता है कि मैम जो 7 तरह की दिव्यांगताएं थी उसको हमने बदल करके और रिप्लेस करके 21 प्रकार की दिव्यांगताएं उसमें हमने शामिल कर दी है। तो उन मुख्य दिव्यांगताओं में मोटी मोटी दिव्यांगताएं जो है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं चलन निशक्तता। ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि चलने फिरने में, खड़े रहने में, अपना जो दैनिक जीवन की जो गतिविधियां करने में इस तरह की दिक्कतें आती है। फिर उसके बाद में हम सेकंड डिसेबिलिटी ले सकते हैं, वो है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, यानी कि कुष्ठ रोग मुक्त दिव्यांगता। उसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति को पहले कुष्ठ रोग हो जाता है, उसके बाद में वो कुष्ठ रोग होने के बाद में उसमें परमानेंट डिजीज हो जाती है और वो डिजीज ही डिसेबिलिटी का पार्ट बन जाती है एक तरह से। तो उसको भी हमने एक डिसेबिलिटी के अंतर्गत रख लिया गया है। और उसके बाद में है सेरेबल पाल्सी। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उसको हम हिंदी में कहते हैं कि पोलियोग्रस्त बच्चे हैं या प्रौढ़ मस्तिष्क अंगाघात के बच्चे हैं। तो इस तरह के बच्चों में शरीर में अकड़न, गर्दन में टेढ़ापन, रीढ़ की हड्डी में बूढ़ापन और मुंह से लार गिरना और दिमाग का कम विकसित होना, इस तरह के केस के जो केस स्टडी है उसके सिम्टम हमको नजर आते हैं। तो इसके बाद में हम धीरे धीरे, और जैसे कि एक पहले PWD एक्ट 1995 में जो ड्वार्फिज्म था यानी बोनापन, इसको हम दिव्यांगता नहीं मानते थे, किंतु अब इस एक्ट में हम उसको दिव्यांगता मानने लगे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति एक वयस्क व्यक्ति होता है, उसकी सामान्यतः जो ऊंचाई होती है, जो शरीर की हाइट होती है वो 5 फुट समथिंग होती है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है कि 4 फुट और 10 इंच या 8 इंच से उसकी जो लंबाई है उससे कम होती है। उसके जो शरीर के अंग होते हैं, जैसे कि हाथ की कोहनियां, हाथ है, गर्दन है, पैर है, वो पूर्णतया विकसित नहीं हो पाते और उसका जो हाइट है वो बौनापन रूप ले लेता है। तो इस तरह की दिव्यांगता को भी अब हमने रख लिया है। फिर उसके बाद में है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो इस तरह की विकलांगता में क्या होता है कि मांसपेशीय दुर्विकार होता है, जिसकी वजह से उनकी पेशियां और तंत्रिका तंत्र पूर्णतया काम नहीं कर पाता है और उसकी वजह से वह बच्चा डिसेबल रहे। एक डिसेबिलिटी जिसको एसिड अटैक विक्टिम भी कह सकते हैं, यानी कि एसिड एक ऐसा हानिकारक पदार्थ है जिससे व्यक्ति पीड़ित होने के बाद में उसके सही होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो जिस जगह वो एसिड से पीड़ित होता है उस जगह की जो तंत्रिकाएं हैं, जो पेशी है, ऊतक है, वो सारे मर जाते हैं और उसके बाद में वो काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद में ऐसे व्यक्ति को क्या रेमेडीज दी जाए, क्या रिलीफ दिया जाए? मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन उसके बाद में उसको भी हमने जो हमारा RPDW एक्ट है उसमें शामिल करके दिव्यांगता की श्रेणी में रख दिया है। इसके बाद में है ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा पूर्णतया अंधा होता है और उसका जो विजन होता है वो 3/60 होता है। इससे कम वाला विजन है, मतलब इसके अंतर्गत जो विजन है उसको वो देख पाता है, उतना ही दिखता तो है ही नहीं उसको। तो इस तरह के बच्चे को हम ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में रखेंगे। और इस तरह के जो बच्चे वो पढ़ने की तकनीक में ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेल एक शिक्षण विधि है जिससे जो अंधे बच्चे होते हैं उनको उसी पाठ्यक्रम से, उसी टेक्निक से पढ़ाया जाता है। तो मैडम मुझे लगता है कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप उससे संतुष्ट होंगे। इसके अलावा आपके और भी कोई सवाल होंगे? जैसे और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है जिनके सर्टिफिकेट बनते हैं और बच्चों को बेनिफिट मिल सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने पूछा कि और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है उनके हम
क्या क्या सर्टिफिकेट कैसे कैसे बनते हैं, बिल्कुल हम बताएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है कि किस प्रकार की जो दिव्यांगता है, इन सभी के सर्टिफिकेट आजकल बनने लगे हैं और प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय, जो चिकित्सा मुख्यालय है और जिला मुख्यालय है, वहां पर प्रत्येक सोमवार को इन डिसेबल बच्चों के लिए सर्टिफिकेट के लिए एक पूरी टीम मेंबर बैठते हैं, वो लोग इनका सर्टिफिकेट जारी करते हैं। और इसके बाद में जो हमारी बाकी की दिव्यांगता हैं उनके बारे में मैं आपको आगे और बताना चाहूंगी। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो लो विजन होते हैं। अब लो विजन उन बच्चों को कहते हैं जिनका विजन 6/18 से 3/60 तक हो, है ना। तो उन बच्चों को क्या है कि थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लेकिन वो चलने में थोड़े से अनकंफर्ट होते हैं, उनके बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, और वो जब भी पढ़ते हैं तो बहुत लार्ज प्रिंट का वो बुकलेट पढ़ना पसंद करते हैं या लार्ज प्रिंट को वो पढ़ना पसंद करते हैं थोड़ा सा। लेकिन वो जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर होते हैं। तो इस तरह के बच्चे हैं जो लो विजन में आते हैं, तो ये ब्लाइंडनेस की कैटेगरी है, ये भी एक तरह से। उसके बाद में मैडम आता है कि डेफ। इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जो हमारी सुनने की जो क्षमता है वो 70 डेसिबल से कम होती है, तो ऐसे बच्चे को हम डेफ की कैटेगरी में या बधिर की कैटेगरी में रख देते हैं। फिर उसके बाद में है मैडम इसी का एक रूप और आप देख लीजिए कि हार्ड ऑफ हियरिंग। उस हार्ड ऑफ हियरिंग में जैसे कि मैंने आपको डेफ में बताया कि 70 डेसिबल से उसका जो श्रवण आवृत्ति है वो होती है, तो इसमें होती है श्रवण आवृत्ति 60 से 70 डेसिबल। उसके बाद में मैं बताना चाहूंगी आपको एक जो डिसेबिलिटी का टाइप्स है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इसमें बच्चे को क्या होता है, बोलने सुनने से संबंधित विकार होते हैं, तो वो विकार उसके जो वोकल कॉर्ड है, जो कोक्लिया प्लांट है या उसका टंग का जो तालु है वो ज्यादा साइज का होना, इस वजह से उस बच्चे को इस तरह की दिक्कतें आती है। तो ऐसे बच्चे हमारे स्पीच थेरेपी के माध्यम से उनमें कुछ सुधार लाया जा सकता है, कुछ छोटी छोटी करेक्टिव सर्जरी उनकी की जा सकती है, उसके माध्यम से वो ठीक हो सकते हैं। ये बाकी दोस्तों को भी मैं डिसेबिलिटीज के बारे में बताना चाहूंगी कि जो हमारा मेंटल टार्डेशन था पहले, उसको अब आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में के नाम से जाना जाने लग गया है। तो जो मेंटल टार्डेशन बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा सिखाना थोड़ा सा बाकी बच्चों से क्रिटिकल होता है, तो ये भी एक दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की अक्षमताएं होती है, वो पर्टिकुलर तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। फिर उसके बाद में कुछ बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ऐसे बच्चे खुद में ही खोए रहते हैं, वो किसी से मिलना जुलना सोशल होना ये सब पसंद नहीं करते हैं, वो चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, हमेशा खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरे को भी नुकसान, इस तरह से वो प्रभावित रहते हैं। फिर उसके बाद में एक डिसेबिलिटी होती है मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस में क्या होता है कि एक तरह से मानसिक विकार या रोग होता है। तो इसका क्या है कि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट से ये जो डिसेबिलिटी है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। और उसके बाद में हम दोस्तों 16 जो हमारी जो डिसेबिलिटी है वो है हीमोफेलिया। तो हीमोफेलिया में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का रक्त है, जो आरबीसी है, उनमें अति रक्त स्त्राव होता है, उसकी वजह से बार बार जो पेशेंट होता है उसको बॉडी में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और ये बहुत पेनफुल सिचुएशन भी होती है और एक तरह से वो बहुत कमजोर होता है। तो ये भी डिसेबिलिटी एक्ट के थ्रू इसको भी हमने डिसेबिलिटी की कैटेगरी में मान लिया गया है। तो मैम उसके बाद में मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जैसे पहले हम थैलेसीमिया को हम डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं मानते थे, तो थैलेसीमिया पहले एक डिजीज माना जाता था, लेकिन आजकल उसको हमने डिसेबिलिटी मान लिया है 2016 के बाद में। इस थैलेसीमिया के अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो पेशेंट होता है, उसके अंदर जो रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी त्वचा का रंग बदल जाता है, नाखूनों का रंग बदल जाता है, व्यक्ति कमजोर रहता है, बार बार गिरता रहता है, हमेशा थकान महसूस करता है, तो वो उसके लिए बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है और थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा कम सक्सेस होता है।
फिर उसके बाद में हम मैडम, एक होता है सिकल सेल डिजीज। इसके अंदर क्या होता है कि ये बीमारी जो हमारी जो हड्डियां हैं उसमें कमजोरी की वजह से होती है। तो इसमें भी क्या है कि व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत भी अनबैलेंसिंग सिचुएशन में रहता है या उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है तो उसकी हड्डियां टूट भी सकती है, उसकी हड्डियां जर्जर होके जैसे कहते हैं कि बुरादा होके या छोटे छोटे टुकड़े होके बिखर भी सकती है। तो इस तरह की समस्या भी बच्चों में होती है और उसको भी हमने एक डिसेबिलिटी में रखा है। फिर उसके बाद में होता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है एक बीमारी, तो उसको भी हमने डिसेबिलिटी के अंतर्गत रख लिया गया है। उसमें क्या होता है कि ये एक इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म करने वाली डिजीज है, जिसके अंदर मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी या आंखों की नसों का जो है सिकुड़ जाना है, तंत्रिका तंत्र में हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसका कम हो जाना है। इस तरह की परेशानियां इस तरह के बच्चे को होती है। और उसके बाद में हम एक जो डिजीज है या डिसेबिलिटी उसको हम देखेंगे तो वो आजकल जनरली हर एक युवा में या फिर 40 साल के बाद के जो युवा है या जो अर्धवयस्क व्यक्ति हैं उनमें पाई जा रही है भूलने की बीमारी, उसको बोलते हैं पार्किंसंस रोग। तो उसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपनी मानसिक शक्ति खोता जाता है और उसका तंत्रिका तंत्र है जो धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, उसकी वजह से उसमें सुधार होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। इसके बाद में मैडम लास्ट है जो एक है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी वह डिसेबिलिटी होती है जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक या दो से अधिक जो दिव्यांगता एक साथ हो, जैसे कोई बच्चा हियरिंग के साथ में स्पीचलेस भी हो सकता है, डीफ एंड डम भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, ऑटिस्टिक भी हो सकता है। तो इस तरह से दो से अधिक अगर उसमें डिसेबिलिटीज पाई जाती है तो इस तरह के केस को हम मल्टीपल डिसेबल का केस कह देते हैं। अब मैडम आपने हमसे कहा कि इस तरह के बच्चों को किस तरह की सुविधाएं हमको देनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो केंद्र सरकार है और जो हमारी राजस्थान सरकार है इन्होंने बहुत सारी योजनाएं ऐसे बच्चों के लिए चलाई हुई है। तो मैं आपको वन बाय वन एक एक योजना के बारे में बताना चाहूंगी। इसके बीच में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो। नहीं मैम, हमें CWSN का नाम सुना था बट उनकी अलग अलग डिसेबिलिटीज का पता नहीं था। आपने इनको बहुत अच्छे से हमें समझाया, बहुत अच्छा लगा। बाकी इनको जो मिलने वाले फायदे हैं वो भी अगर हमें थोड़ा पता चल जाए तो शायद अच्छा रहेगा। बिल्कुल, देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम चलाई हुई है जो पर्सन विद स्पेशल नीड है उनके लिए। और जब बच्चों की बात आ जाती है तो उसको हम CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड बोल देते हैं, और कोई एडल्ट होता है तो उसको पर्सन विद स्पेशल नीड कह देते हैं। तो उन लोगों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी पहलें चलाई हुई हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा लाइटली सा बता देना चाहूंगी कि उनके लिए देखिए कि एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल बनाया हुआ है, जिसके ऊपर क्या होता है कि उनकी पूरी हिस्ट्री बायोग्राफी एक तरह से रजिस्टर्ड होती है, जिससे उनको प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो भी सुविधाएं लेनी है, जो भी फैसिलिटीज लेनी है वो लोग गवर्नमेंट के थ्रू ले सकते हैं। इसी बीच में गवर्नमेंट ने उनके लिए एक सुगम्य भारत अभियान ये भी चलाया हुआ है, यानी कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है वो आसानी से उसकी जो आवश्यकताएं हैं वहां तक वो पहुंच सके। जैसे कि किसी बिल्डिंग में उस तरह का इंफ्रा होना, जैसे कि किसी बिल्डिंग में रैंप का होना, उनके लायक टॉयलेट्स की फैसिलिटी होना, ब्रेल वॉल का होना, ब्रेल वॉल से वो उस वॉल को टच करते हुए पढ़ते हुए चल जाना, जो उनकी व्हील चेयर से स्टिचेस है, हियरिंग एड्स है, इस तरह के सामान उनको हर जगह प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में धीरे धीरे और इस सब चीजों में सुधार होंगे। फिर देखिए कि गवर्नमेंट ने एक दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना सेंट्रल लेवल पे बनाई हुई है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो दिव्यांगजन है अगर वो अपने आप को किसी तरह से वित्तीय या और अन्य किसी सहायता में असहाय महसूस करते हैं तो वो इन पुनर्वास केंद्रों से अपने लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैडम मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिव्यांगजनों हेतु सहायक अंगों और उपकरणों की खरीद हेतु भी उनको सब्सिडी दी जाती है।
क्या ये उपकरण निःशुल्क मिलते हैं? बिल्कुल मैडम, ये जो उपकरण है वो उनको निःशुल्क दिए जाते हैं और वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। फिर एक जो है वो योजना है मैडम, जो दिव्यांग छात्र है उनके लिए राष्ट्रीय फेलोशिप का प्रोग्राम है। उसके अंतर्गत जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं या वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो इस तरह की योजना के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फेलोशिप देती है। फिर उसके बाद में है दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र ने भी एक कन्वेंशन चलाया हुआ है और उसी के तहत हमारा प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। दिव्यांगजन हमने हमारे जो श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये शब्द दिया, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग की जगह उसको विकलांग ही बोला जाता है। तो यह 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ हर्षोल्लास, इनके अधिकार, इनके आत्मसम्मान, स्वाभिमान के लिए इस तरह का उत्सव का आयोजन किया जाता है। क्या इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में भी कुछ फैसिलिटीज या कुछ कोटा इनका है? बिल्कुल जी मैम, देखिए कि जो ये स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं इनके लिए गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन का प्रावधान किया हुआ है। ये रोस्टर के अंदर रोस्टर रिजर्वेशन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत कि उनको जातिगत तो आरक्षण मिलेगा ही सही, लेकिन उस कोटे के अंतर्गत भी उनको क्या जो दिव्यांगता का जो आरक्षण है वो मिलेगा। पहले तो वो और शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें भी उनको वो आरक्षण दे होगा, जिससे उनका एक अलग से उनकी जो कतार होगी वो सभी लोगों के साथ साथ एक अलग से कतार बन जाएगी। तो इसके लिए मैडम मैं आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज हो, जैसे कि हमारे पास में बच्चे का अध्ययनरत प्रमाण पत्र हो, उसका आधार कार्ड हो, उसका मूल निवास कार्ड हो, उसका आय प्रमाण पत्र हो, उसका राशन कार्ड बना हुआ हो, राशन कार्ड इन द सेंस की वो उसमें नॉमिनेट हो, और उसका आयु प्रमाण पत्र बना हुआ हो, वो बैंक से जुड़ा हुआ हो यानी बैंक का खाता हो, और उसके पास ऐसा कोई एक परमानेंट मोबाइल नंबर हो जिस पर ओटीपी की सुविधा उसको हमेशा प्राप्त होती रहे, और उसके पास उसके पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए। उसके पास उसके लिए सबसे मुख्य और अहम जरूरी है वो है उसका विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे इस तरह के बच्चे को या पर्सन विद नीड पर्सन को होना चाहिए। योजनाओं की डिटेल्स नहीं बता करके सिर्फ मोटा मोटा नाम बताना चाहूंगी, जैसे दिव्यांग स्कूटी योजना, तो उसमें पूरा अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो जो बच्चा है वो स्कूटी ले सकता है। उसके लिए 50% उसका दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में है राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना है, उसमें उनकी एज के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग पेंशन योजना है। उसके बाद में छात्रवृत्ति योजना, उसके अंतर्गत क्या होता है कि उनकी कैटेगरी प्लस उनकी डिसेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग छात्रवृत्ति देनी होगी। फिर उसके बाद में है मुख्यमंत्री विशेष योग्य रोजगार योजना, इसमें क्या होता है कि 50% जो ऋण है वो गवर्नमेंट देती है, लेकिन इसकी अधिकतम राशि होती है वो 50,000 रुपए होती है। फिर उसके बाद में है सुखद दाम्पत्य विवाह योजना, हाल ही में हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इसकी राशि को, पहले तो ये राशि 25 से 50,000 रुपए थी, लेकिन हाल ही में उस राशि को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद में उनको कृत्रिम अंग उपकरण की योजना है, जिसके अंतर्गत उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे है। और उसके बाद में है एक दिव्यांग अनुप्रति योजना, जिसके अंतर्गत जो यूपीएससी, आरपीएससी, आईआईटीज, एमबीबीएस में जो स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले होते हैं उनको एक आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे यूपीएससी वाले बच्चों को 1 लाख रुपए की राशि है, फिर आरपीएससी वाले बच्चों को है वो 50,000 की राशि है। आईआईटीज और एमबीबीएस में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको 50,000 रुपए की राशि है। इसी तरह हमारे जो स्टेट में जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो एडमिशन लेते हैं उनमें 10,000 रुपए की राशि उनको सहायता के रूप में दी जाती है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी आपको कि जिस घर में 2 या 2 से अधिक विकलांग या दिव्यांग बच्चे हैं उनका एक कार्ड बनता है, जो हमारा जो बीपीएल कार्ड होता है उसके समान होता है, उसका नाम होता है आस्था कार्ड। तो जो बीपीएल कार्ड की जो सुविधाएं हैं वो सारी उसके समकक्ष जो सभी सुविधाएं हैं वो सारी आस्था कार्ड के बच्चों को दे होगी। इसके बाद में जो पालनहार दिव्यांग योजना है, जैसे हमारी जो सामान्य पालनहार योजना चलती है
उसके तरह ही समकक्ष बिल्कुल एकदम वैसी की वैसी पालनहार योजना भी चलती है। इस तरह से बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन देने के लिए हर एक ब्लॉक पे रिसोर्स रूम बनाए गए हैं और प्रत्येक वर्ष ऐसे कैंप लगाए जाते हैं जो इन बच्चों के लिए मेडिकल फंक्शनल असेसमेंट कैंप होते हैं। उनमें उनके जो बस पास है और मेडिकल पास है, रेलवे पास है, अन्य उपकरण है, ये सारे वहां पर निःशुल्क उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं। उसके बाद में इनको जैसे जो बच्चे विजन वाले हैं उनको ब्रेल बुक्स है, लार्ज प्रिंट बुक्स है, उनको कुछ प्रोजेक्टर है या पीपीटी वगैरह है, ये उनको दी जाती है। उन बच्चों के लिए स्मार्टफोन से, लैपटॉप से, डेजी प्लेयर है और हियरिंग एड से इस तरह के उपकरण भी उनको दिए जाते हैं। साथ में जो बच्चे स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो उसमें उन बच्चों को जो नामांकित बच्चे, उनको 4 तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं, जिनमें एक है ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट भत्ता। तो ये जो बच्चा और बच्ची दोनों ही है, उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है। और उसके बाद में एक रीडर भत्ता होता है, तो वो रीडर भत्ता हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए देय है। और जो स्टाइपेंड भत्ता होता है वो केवल बच्चियों के लिए है, वो चाहे वो बच्चियां चाहे जो भी 21 कैटेगरी की जो दिव्यांगता है उनमें किसी भी कैटेगरी की हो, सबको दिया जाता है। एंड फॉर गर्ल्स है ना, तो वो सभी बालिकाओं के लिए ये योजना है। उसके बाद में प्रति वर्ष क्या होता है कि जिला स्तर पर हम इन बच्चों के लिए वातावरण निर्माण के लिए एक कार्यक्रम का, एक संगोष्ठी का, एक कार्यशाला का आयोजन करते हैं। उसमें जिले के बच्चे, सभी बच्चे आते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, वहाँ उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करवाई जाती है। इस तरह से वहाँ पे एक कार्यशाला होती है। उसके बाद में हम उनको सालाना एक एक्सपोजर विजिट करवाते हैं जो अंतर जिला होती है, जिसके अंतर्गत वो अपने आसपास के क्षेत्र के सभी तरह के दृश्यों को देखते हैं, सभी तरह के पुरातात्विक, ऐतिहासिक जो जगह है उनके बारे में जानते हैं, घूमते हैं, अपने माँ बाप को बताते हैं यहाँ के, और मोटिवेट होते हैं और उनका रुझान पढ़ाई में थोड़ा सा बढ़ता है। फिर उसके बाद में हम प्रत्येक वर्ष जो सामान्य शिक्षक हमारे जो विद्यालयों में है उनकी 5-5 दिवसीय ट्रेनिंग लेते हैं और उनको इस बारे में जागरूकता फैलाते हैं और उनको जागरूक करते हैं, जिससे वो इन बच्चों के प्रति थोड़े से सेंसिटिव हों। और इसी प्रकार हर एक जिले में जिला मुख्यालय पर एक पुनर्वास केंद्र बनाया जाता है जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इसी तरह बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए हमारे पास प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक वर्ष 2-3 कार्यशालाएं होती हैं। उनको हम अभिभावक परामर्शदात्री कार्यशालाएं बोलते हैं, जिसके अंदर वहां पर उन बच्चों को फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी, इस तरह की थेरेपी दी जाती है और बाद में उन्हें फॉलोअप के लिए बार बार बुलाया जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि किन्हीं बच्चों को सर्जरी की जरूरत होती है और वो फाइनेंशियली अनेबल्ड होने की वजह से वो सर्जरी नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने करेक्टिव सर्जरी का प्रावधान किया हुआ है, तो वह बिल्कुल एकदम निःशुल्क है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं, हमको लगता है कि उनको हमें विद्यालय में बिल्कुल नामांकित करवाना चाहिए और गवर्नमेंट से जो भी सुविधाएं उनको दे है ये उनको दिलवानी चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है, ये उनके लिए दया नहीं है, ये उनके लिए सिंपैथी नहीं है, उनका राइट है, तो ये हमको उन तक पहुंचाना चाहिए। और मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी देना चाहूंगी कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पे या जो हमारे रीजन लेवल है वहाँ पे प्रत्येक मुख्यालय पे इस तरह के आवासीय विद्यालय है जो विशेषतः विशेष बच्चों के लिए ही अध्ययन हेतु बनाए गए हैं। वो आवासीय भी हैं, तो हम उनका एडमिशन वहाँ भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अब मैंने जो मोटा मोटी चीज थी वो आपको बता दी है। फिर भी अगर मुझसे कोई चीज छूट गई है तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। नहीं मैम, बहुत कुछ हमें जैसे इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं था, उनकी कैटेगरीज का पता नहीं था। बच्चे तो है, स्पेशल तो है, बट उनका चिन्हीकरण नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ नहीं पा रहे थे। तो आपके द्वारा बताए हुए हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप इस अवेयरनेस कैंपेन को आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू।